हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे एंड हेल्दी होंगे और स्टडी भी कर ही रहे होंगे। आज अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट किस चैप्टर की। अपन लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एस्क्रेटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का 19 वाला चैप्टर। ठीक है, इसके 2 लेक्चर अपन लोगों ने अच्छे से कवर कर लिए थे। पहले लेक्चर में अपन ने जाना कि अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक एंड यूरिकोटैलिक एनिमल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देखे थे और कौन कौन से एनिमल्स के अंदर, कौन कौन से फाइलम के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ये अपन ने देखा था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देखा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देखा नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, कौन से पार्ट में ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, जिसमें सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम कौन से में है। तो ये सारी बातें अपन लोगों ने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कर ली थी, यानी कौन से वाले पार्ट के अंदर कौन से सेल प्रेजेंट है। ये अभी काम आएगी अपन को, क्योंकि जब अपन लोग नेक्स्ट लेवल को पढ़ेंगे, जैसे यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसमें रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज़्यादा होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, तब अपन को ये पता होना चाहिए कि वाकई में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा थे और सरफेस एरिया ज़्यादा किसके कारण, ब्रश बॉर्डर के कारण हो गया, जहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट थी। उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा हुआ। तो ये अपन को आइडिया होना चाहिए क्यों हुआ। तो अगर आप लोगों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके पहले इन वीडियोस को देख सकते हो और अपना चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो आज अपन लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, आज हम लोग पहले ये तो पढ़ेंगे आज अपन लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, देन अपन लोग पढ़ेंगे यूरिया सिंथेसिस कि यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे यूरिया फॉर्मेशन, कौन कौन से स्टेप से होता है। लाइक 3 स्टेप पढ़ेंगे अपन लोग, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ चलने वाली है, तो मैं हिंदी टर्म्स भी यूज करूंगा, इंग्लिश में भी आप लोगों को बताऊंगा, तो दोनों टर्म्स साथ में चलने वाली है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला सेक्शन रहने वाला आज का। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, ध्यान से देखना। देखो, अपनी बॉडी की जो सेल होती है, मतलब लिखते जाता हूँ साथ साथ समझना। अपनी बॉडी की जो सेल होती है वहां पर प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, ब्रेकडाउन यानी कि अपघटन, प्रोटीन के अपघटन से क्या बनता है, एमिनो एसिड। एमिनो अम्ल बोल दो या फिर एमिनो एसिड बोल दो। एमिनो एसिड के अपघटन यानी कि ब्रेकडाउन से क्या बनता है, अमोनिया। तो पहले तो अपने माइंड में ये आना चाहिए कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अपनी जो बॉडी की सेल है वो प्रोटीन को तोड़ती है और क्या बनाती है, एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड फर्दर टूट कर क्या बनाता है, अमोनिया, यानी कि NH3। तो काफी बच्चों के माइंड में रहता है कि अमोनिया, मेरे ख्याल से काफी बच्चे से सोचते हैं कि अमोनिया लिवर में ही बनता होगा। नहीं भाई, किसी भी सेल में बन सकता है, बॉडी की सेल, किसी भी बॉडी सेल में बन सकता है जहां पर प्रोटीन डिवाइड हो रहा है, जहां पे प्रोटीन टूट रहा है। क्लियर हो गया। तो अमोनिया पहुंचेगा कभी न कभी तो लीवर के अंदर। ठीक है ना, अमोनिया कहां पहुंचेगा, फिर लीवर के अंदर। तो समझना। तो ये जो प्रोसेस है इसको देख लेते हैं पहले। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपनी बॉडी की किसी भी सेल के अंदर हो सकता है और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया। एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, याद रखना। कैसे है, टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है अमोनिया। अब इसको बॉडी से बाहर निकालना भी है। तो अमोनिया बनना अपने बॉडी के अंदर लीथल हो सकता है, घातक हो सकता है। तो इसको तुरंत अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है कौन, ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल का मेजर रोल होता है यहाँ पर। ये कहाँ पे संपन्न होता है, कहाँ पर ये कंप्लीट होता है, लीवर के अंदर ऑर्निथिन साइकिल, या इसको एक अलग नाम है क्रेब्स हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं, यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यानी अपने लीवर के अंदर यूरिया का सिंथेसाइज होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है। तो नेक्स्ट अपन लोग पढ़ते हैं यूरिया सिंथेसिस। यूरिया सिंथेसिस, चलो हिंदी में
यूरिया निर्माण, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, यूरिया निर्माण। क्लियर हो गया इतना? समझते हैं, ध्यान से देखना। तो यूरिया सिंथेसिस पहला पॉइंट कहां पर होता है, कहां पर होता है, लीवर में। मान लो ये लीवर है, ये क्या है, लीवर है, ठीक है। यहां पर लीवर के अंदर ध्यान से समझना, यहां पर अमोनिया यानी कि NH3 प्लस CO2, NH3 प्लस CO2 कन्वर्ट इनटू क्या बनाता है, NH2 CO, NH2 साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 3 ATP खर्च होती है, 3 ATP कंज्यूम होती है। अब पता चल गया कि यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर के अंदर होता है। पहला पॉइंट तो अपन को ये क्लियर करना है। दूसरा पॉइंट अपन को ये एक इक्वेशन टाइप में है जो अपन को याद रखनी है। कंप्लीट साइकिल भी अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट साइकिल अभी अपन लोग देखने वाले हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं इनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आपको आना चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, मजबूत करेंगे। अब बात करते हैं ऑर्निथिन साइकिल की, देखना। तो ऑर्निथिन साइकिल कहाँ, चलो इसको रफ करते हैं। इधर अपन लोग ऑर्निथिन साइकिल देखेंगे। या फिर क्रेब हेंसलेट साइकिल भी अपन इसको बोलते हैं। ये दोनों टर्म्स अपन को याद रखनी, ऑर्निथिन साइकिल बोल दो या फिर क्रेब हेंसलेट साइकिल बोल दो। बोलो इतना क्लियर है, इतना क्लियर है? तो लीवर की सेल के अंदर क्या बनता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया फॉर्मेशन होता है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, लीवर सेल की बात करते हैं ना, लीवर सेल में कहां पर होता है यूरिया का फॉर्मेशन। तो लीवर सेल के अंदर 2 भाग है लीवर सेल के जहां पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। एक तो साइटोप्लाज्म और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दोनों साइट आपको याद रखनी है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कंप्लीट होता है साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। ये दोनों साइट अपन को याद रखना है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रेब हेंसलेट साइकिल कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? अब देखो इसको समझते बहुत इजी है, ध्यान से देखना। अमोनिया CO2 के साथ में, अमोनिया CO2 के साथ में क्या बनाती है, एक प्रोडक्ट बनाती है जिसके अंदर अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्बामोइल फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, कार्बामोइल फॉस्फेट। देखो छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। अमोनिया मॉलिक्यूल 2 अलग स्टेप में क्रेब हेंसलेट साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंटर होता है। इसकी जो फॉर्म होती है वो अमोनिया की फॉर्म में नहीं होता, 2 अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे कि पहला जो फॉर्म होती है, पहला अणु होता है अमोनिया का, वो कार्बामोइल फॉस्फेट के फॉर्म में क्रेब इसमें ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रेब हेंसलेट साइकिल में इंटर होता है। दूसरा अमोनिया का मॉलिक्यूल एस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में ऑर्निथिन साइकिल में इंटर होता है। तो कौन कौन सी फॉर्म के अंदर ऑर्निथिन साइकिल में इंटर होता है, ये 2 फॉर्म होती है अमोनिया की, और दोनों फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया इतना? बेसिक सी बात है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी फॉर्म में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंटर होते हैं। तो 2 फॉर्म होती है, एक तो कार्बामोइल फॉस्फेट और दूसरा एस्पार्टिक एसिड। इतना क्लियर हो गया? ओके। जैसे ही अमोनिया प्लस CO2 से जो बनता है कार्बामोइल फॉस्फेट, इस कंडीशन के अंदर इस प्रोसेस में 2 ATP खर्च हो जाती है, 2 ATP कंज्यूम होती है। और एक चीज और, ये जो यूरिया सिंथेसिस प्रोसेस होती है ये बायोकेमिकल प्रोसेस होती है।
बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब जैव रसायन विधि, जैव रसायन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो केमिकल फॉर्म के अंदर तो जो मॉलिक्यूल है वो तो ऐड हो ही रहे हैं, इसी के साथ साथ इसमें एंजाइम्स वर्क करते हैं। हर स्टेप में आपको एंजाइम मिलेंगे और ये सारे एंजाइम आपको याद करने हैं। ध्यान से देखना, जैसे ही अमोनिया प्लस CO2 अगर कार्बोमोल फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होता है? तो याद रखना यहाँ पर एंजाइम यूज होता है कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोमोल फॉस्फेट सिंथेटेज। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, इधर मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि यहां पर एक साइकिल बनेगा, सर्कल बनेगा। अब ये जो कार्बोमोल फॉस्फेट होता है ये फर्स्ट फॉर्म है अमोनिया के मॉलिक्यूल, यानी कि इसके अंदर एक अमोनिया मॉलिक्यूल इंटर है, सीधी सी बात है, इसके अंदर अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये अमोनिया का एक फॉर्म हो गया क्या? कार्बोमोल फॉस्फेट, जो कि CO2 के साथ में कंबाइन होकर बना है। पहला फॉर्म है, पहली ये अवस्था है जो कि क्रेब हेस्लेट साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंटर होगा। अब ये किसके साथ कंबाइंड होता है? तो ये आपको याद रखना है, ऑर्निथिन के साथ। ऑर्निथिन के साथ ये कंबाइंड होता है, ठीक है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? तो याद रखना एंजाइम का नाम ऑर्निथिन कार्बोमोल ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज, ऑर्निथिन कार्बोमोल ट्रांसफेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑर्निथिन कार्बोमोल फॉस्फेट के साथ में कंबाइंड होती है और क्या बनाती है भैया? तो ये आपको याद रखना है, ये बनाती है सिट्रुलिन। क्या बना दी है? सिट्रुलिन। तो पहला अमोनिया का मॉलिक्यूल कौन सी फॉर्म में ऑर्निथिन साइकिल के अंदर इंटर होता है? कार्बोमोल फॉस्फेट के फॉर्म में। और सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल याद रखना ये करता है सिट्रुलिन के साथ में कंबाइंड होके कौन सी फॉर्म में? एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड को मैं सर्कल कर रहा हूं बिकॉज ऑफ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फॉर्म अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की, जिसमें अमोनिया मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बोमोल फॉस्फेट एंड एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर सिट्रुलिन से जब एस्पार्टिक एसिड ऐड होता है, दोनों कंबाइंड होकर क्या बनाता है? याद रखना आर्जिनो सक्सिनेट। क्या बनाता है? आर्जिनो सक्सिनेट। और इस कंडीशन के अंदर यहां पर एक एटीपी को रेड, ठीक है, एक एटीपी कंज्यूम होती है यह, ठीक है, ओके। तो टोटल कितनी एटीपी खर्च होगी भैया? 2 एटीपी तो ये रही, 1 एटीपी ये रही, टोटल कितनी? 3 एटीपी खर्च हो गई। टोटल कितनी एटीपी खर्च होगी? 3 एटीपी खर्च होगी। अब क्या बनाएगा ये? आर्जिनो सक्सिनेट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके। अब बात करते हैं आर्जिनो सक्सिनेट से। आर्जिनो सक्सिनेट से एक सब प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड अपन को ध्यान नहीं रखना, लेकिन इससे फ्यूमेरिक एसिड बाहर निकलता है और क्या बनाता है? ये आर्जिनिन बनाता है। क्या बनाएगा ये? आर्जिनिन। अब आर्जिनिन से क्या बनता है? ध्यान से, आर्जिनिन से बनता है वापस से ऑर्निथिन। आर्जिनिन से क्या बनेगा? ऑर्निथिन। और जैसे ऑर्निथिन बनेगा तो यहां पर प्रोडक्ट की फॉर्म में एक तो यूरिया रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। एक तो यूरिया रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा। कौन सा एंजाइम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, आर्जिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? आर्जिनेज एंजाइम। तो ये कंप्लीट अपना साइकिल हुआ, ऑर्निथिन साइकिल। बहुत इजी है, अभी आपको बहुत इजी लग रहा है। सेंटर में मैं लिख भी रहा हूं।
ऑर्निथिन साइकिल। ये इजी फॉर्म में हो गया ऑर्निथिन साइकिल, अपना कंप्लीट हो गया इजी फॉर्म में। अब क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूं। पहला, अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल एक यूरिया बनाने के लिए? 2 अमोनिया मॉलिक्यूल। कौन सी फॉर्म में? कार्बोमोल फॉस्फेट, एस्पार्टिक एसिड। कितने एटीपी खर्च होते हैं? 3 एटीपी। कहां वो मैंने सारी साइड आपको बता रही है, 2 तो यहां पर और 1 यहां पर। सब प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलता है? वाटर, H2O निकल गया सब प्रोडक्ट। ये वाला इसमें ऐड नहीं करना, ये तो अलग चला जाए क्रेब्स साइकिल में, लेकिन ये H2O अपन को याद रखना है। उसके बाद अपन को याद रखना है कि यूरिया का निर्माण, यूरिया का फॉर्मेशन प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट फॉर्म के अंदर कौन से एंजाइम कर रहा है। तो यूरिया का जो निर्माण है डायरेक्ट फॉर्म में यानी प्रत्यक्ष फॉर्म में कौन सा एंजाइम कर रहा है? तो यहां पर ये लास्ट एंजाइम यही है जिसके थ्रू यूरिया का निर्माण हो रहा है। तो एंजाइम का नाम याद रखना, आर्जिनेज। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रत्यक्ष रूप से यूरिया का निर्माण कर रहा है? आर्जिनेज। इधर मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि इधर से वाले जो मेन पॉइंट है वो अपन को यहां पर नोट करने हैं। साइड मैंने बता दिए, देखो जैसे मैं वापस से पॉइंट बना रहा हूं यहां पे। कहां पे होता है ये? लीवर सेल के एक तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। और कितने मॉलिक्यूल अमोनिया के एक यूरिया बनाने के लिए? 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के। तो मैं पूरा इक्वेशन लिख रहा हूं, प्लस 1 CO2 प्लस 3 ATP कन्वर्ट इनटू NH2 CO NH2, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, और साथ में वाटर। इतना क्लियर हो गया, और प्लस 3 ADP। तो ये पूरी इक्वेशन होगी। कहां पर संपन्न होती है, कहां पर कंप्लीट होती है? तो साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। अमोनिया के 2 फॉर्म कौन से हैं जो ऑर्निथिन साइकिल या फिर क्रैब हैंसलेट साइकिल के अंदर एंटर होता है? तो पहली जो फॉर्म होती है वो होती है कार्बोमोल या कार्बोमोल फॉस्फेट, और सेकंड फॉर्म होती है एस्पार्टिक एसिड। सेकंड फॉर्म क्या होती है? एस्पार्टिक एसिड। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से यूरिया का निर्माण आर्जिनेज, ये वाला याद रखना, आर्जिनेज एंजाइम करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। प्रत्यक्ष टू डायरेक्ट, क्योंकि लास्ट में यही यूज हो रहा है भैया, इसी से डायरेक्ट बन रहा है यूरिया, सीधी सी बात है। तो ये कंप्लीट हुआ अपना ऑर्निथिन साइकिल। जो काफ़ी बच्चे सोचते हैं पता नहीं कैसा साइकिल है, क्या है, एकदम मिक्सअप हो जाता है क्योंकि वो अजीब से पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में तो आते नहीं है। सिंपल, स्वीट और सबसे प्यारा, सीधी सी बात है। अब आप देख रहे हो आपके सामने कंप्लीट साइकिल बहुत ही अच्छे से है, सिंपल एकदम से। क्लियर हो गया? तो आज के बाद आपको टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है, सीधी सी बात है। जितना शॉर्ट स्पीड में चलेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी हम आपको बताते रहेंगे, तो आप टेंशन मत लो इसको। ये हो गया अपना यूरिया सिंथेसिस। तो यूरिया का निर्माण हो गया कहाँ पर? लीवर में हुआ है, सिंपल सी बात है। हुआ लीवर में है, लेकिन एक्सक्रीट कौन करता है? किडनी करती है। तो लीवर से घूमता हुआ कहाँ जाएगा? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, देखो जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपको। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बोला था, चलो नोट कर देते हैं फिर से। क्या कई चीज़ों की आप बार बार देखते हो ना तो फिर वो माइंड में सेट हो जाती है। अब यूरिया का निर्माण कहाँ हो गया? लीवर के अंदर हो गया, ठीक है ना। यूरिया का निर्माण कहाँ हो गया? लीवर में हो गया। देख तो रहा होगा भैया, ओके। लीवर से जो ब्लड वेसल्स निकलते हैं जिसका नाम है हिपेटिक वेन। हिपेटिक वेन के अंदर क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से ब्लड वेसल्स के अंदर यूरिया की अमाउंट सबसे ज्यादा है, तो हिपेटिक वेन के अंदर, क्योंकि जैसे ही यूरिया बनी तो लीवर से बाहर कौन लेके आएगा? हिपेटिक वेन। तो ऑब्वियस सी बात है हिपेटिक वेन के अंदर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा है। सॉरी, क्लियर हो गया इतना सा? अगर पूछे कि सबसे कम यूरिया
किस में है, कौन सी ब्लड वेसल्स में? तो अभी मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे कि ध्यान से देखना, मैं ये रफ कर रहा हूं। सबसे कम पूछे तो कम के अंदर तो आपको ये याद रखना, जैसे ये बॉमन कैप्सूल है, ठीक है। यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, एफरेंट आर्ट्रियोल आ रहा है और इफरेंट आर्ट्रियोल बाहर जा रहा है। इसका डायमीटर ज्यादा याद रखना, ठीक है, और इसका डायमीटर कम है इफरेंट आर्ट्रियोल का। और यहां पर ग्लोमेरुलस है, ठीक है भाई। तो जैसे ही एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस यानी कि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बनी और यहाँ पर फिल्टर होकर कहाँ पे आ गया, बॉमन कैप्सूल के कैविटी में आ गया, यानी कि यूरिया तो इसके अंदर आ गई। अब जो ब्लड निकला है तो उसके अंदर मिनिमम अमाउंट में रहेगी यूरिया। यूरिया सबसे कम किस में होती है, तो याद रखना इफरेंट आर्ट्रियोल सबसे कम। सबसे कम किस में हो गई, इफरेंट आर्ट्रियोल। सबसे ज्यादा हेपेटिक वेन, सबसे कम इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसको रफ कर देते हैं। ये समझ में आ गया ना, ऑर्निथिंग साइकिल बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो देखते हैं। तो अब अपन लोग देखते हैं यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं, जिसके 3 स्टेप होते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तीनों स्टेप का अपन लोग बारी बारी से देखने वाले हैं और अच्छे से पूरे को समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, यूरिन का निर्माण कहां पर होता है, पहले तो इसकी साइट अपन को पता होनी चाहिए। कहां होता है ये, किडनी के अंदर। कहां होता है ये, किडनीज के अंदर, ठीक है। दूसरी बात है, इसमें 3 स्टेप वर्क करती है, 3 स्टेप, 3 स्टेप में होती है। पहली स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन, पहली स्टेप कौन सी, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको परानिशंदन। सेकंड स्टेप, दूसरी प्रोसेस आती है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको चयनात्मक पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण क्यों बोलते हैं, एक बार तो अवशोषण कहां पे हो गया था भैया, अपनी जीआई ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा अवशोषण यहां पे हो रहा है, तो इसको वापस से क्या बोलेंगे, फिर अपन रीअब्जॉर्प्शन बोलेंगे। थर्ड स्टेप आती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड स्टेप कौन सी है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, हिंदी में बोलते हैं इसको नलिकीय स्त्रावण। तो 3 स्टेप या 3 प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की, ठीक है, यूरिन के निर्माण की। और तीनों स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले अपन लोग बात करेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होते हैं, कौन कौन से प्रेशर यहाँ पे वर्क करते हैं, कौन से फेवर में होता है, कौन से प्रेशर अगेंस्ट लगते हैं, नेट प्रेशर क्या आता है, वो सारी बातें अपन लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में करेंगे। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो पीसीटी में किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, डीसीटी में क्या होता है, वो सब चीज़ देखेंगे। ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब वापस से अपन को पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरी होती है उससे अगर अपन को इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर नेफ्रॉन के कुछ सिक्रेट करना है अंदर वापस से, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये जरूरी है, देखो ये दोनों चीज, ये दोनों स्टेप मिलकर अपने बॉडी के आयन को बैलेंस करते हैं,
ठीक है। दूसरा, ये परासरणता को भी बैलेंस करते हैं, दोनों स्टेप मिलके, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या पढ़ने वाले सबसे पहले? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको अपन लोग परानिषंदन। क्या बोलते हैं इसको? परानिषंदन। पहले बात तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा, ब्लड आ रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, जिसका व्यास जाता है, और फिर वो किस में जाता है? ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है। वहाँ से ब्लड कहाँ जाता है? इफरेंट आर्ट्रियोल में। तो एफरेंट आर्ट्रियोल का व्यास जाता है, इफरेंट आर्ट्रियोल का व्यास कम है, डायमीटर कम है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है, जिस प्रेशर के थ्रू क्या होता है, ये प्लाज्मा छन के कहाँ आता है? बॉमन कैप्सूल के अंदर। इसी प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मतलब कि केवल और केवल प्लाज्मा प्रोटीन ही छोड़ती है प्लाज्मा में से, बाकी सारे कंपोनेंट प्लाज्मा पूरा छन जाता है, ठीक है। प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ मैं, ब्लड कॉर्पल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको बोलते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, वो फिल्टर नहीं होती हैं। तो अभी अपन इसकी भी बात कर लेते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक तरीके से बताता हूँ इसको। ध्यान से देखना, ये है बॉमन कैप्सूल और ये है एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल, और यहाँ पर ये गुच्छा बना हुआ है कैपिलरीज का, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भैया ये तो हो गया एफरेंट आर्ट्रियोल और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इसका डायमीटर ज़्यादा, इसका डायमीटर कम, तो यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है? ये प्लाज्मा छनकर किस में आती है? बॉमन कैप्सूल की कैविटी में आती है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। पहला तो ये। दूसरा, ये बात जरूरी नहीं है कि जो छन के आ रहा है वो केवल एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट ही आ रहा है, नहीं। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी होते हैं जो इसके अंदर छन के आ जाते हैं, जिनको वापस से अपनी बॉडी रीअब्जॉर्ब कर लेती है, जो सेकंड प्रोसेस में अपन लोग देखते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब कितना परसेंट भाग या कितना पार्ट ब्लड का इस प्रोसेस के अंदर छन जाता है, तो आपको याद रखना है ब्लड का 20% यानी कि 1/5, जो एनसीईआरटी में लाइन है वो 1/5 दे रखा है, भाग फिल्टर हो जाता है, छन जाता है। कितना परसेंट भाग? 20% यानी कि 1/5, 1/5 भाग पार्ट जो होता है ब्लड का वो फिल्टर हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब क्या क्या चीज यहां पर फिल्टर होती है, तो वो थोड़ा सा अपन लोग देखते हैं, समझना। इसको बोलते हैं, जो फिल्टर होके आता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मैं यहां पे नोट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जीएफ शॉर्ट में बोलते हैं इसको, जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। या फिर इसको अपन लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल दो या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या क्या छन के आ रहा है, यानी ये जो पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है, जो छन के आ रहा है, वो क्या क्या है, तो समझना। ब्लड में से क्या क्या छन के नहीं आ रहा। सबसे पहले फॉर्म्ड एलिमेंट, यानी कि आरबीसी नहीं छनेगी, सबसे पहला पॉइंट, डब्ल्यूबीसी नहीं चलेगी और प्लेटलेट्स नहीं छनेगी। तो ब्लड कॉर्पल्सेस ये जो होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट जो होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये फिल्टर नहीं होते। और क्या फिल्टर नहीं होगा? और प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हो, ब्लड प्रोटीन बोलते हो, है तो खून के अंदर ही,
ये दो चीजें नहीं छनती, तो फिर बचा क्या? ध्यान से देखना, ब्लड अगर मैं ऐसे लिखूं GF इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, तो ये भी सही है। अरे फॉर्म्ड एलिमेंट तो वैसे ही नहीं छन रहे, सीधी सी बात है, आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स, तो इसको हटा दो। इस भाग में से कुछ ब्लड में से बस प्लाज्मा जो रह गया उसमें से बस प्रोटीन तो नहीं छन रही, तो प्लाज्मा में से केवल प्रोटीन नहीं छन रही, बाकी तो सब भाग छन रहे हैं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। ओके, यूजफुल सब्सटेंस भी छनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, यूजफुल आयंस हो गए, ये सब फिल्टर हो जाते हैं भैया, लेकिन बॉडी वापस इनको क्या करती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और जरूरी भी है, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? ओके, तो ये अपन को समझ में आ गया। अब बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट क्या होती है, समझना, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये क्या होती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, GFR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या समझना, बोथ किडनीज यानी दोनों किडनी से प्रति मिनट यानी ईच मिनट यानी 1 मिनट के अंदर प्रति मिनट फिल्टर हुआ प्लाज्मा क्या कहलाता है? GFR। सिंपल सी बात है, देखो दोनों किडनी से अंदर प्लाज्मा का वो भाग जो 1 मिनट में दोनों किडनी से फिल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? GFR। प्रति मिनट प्लाज्मा का वह भाग जो दोनों किडनी से फिल्टर होता है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? GFR। अब पॉइंट क्या याद रखने इसके अंदर, बोथ किडनीज, दोनों किडनी से, कब? प्रति मिनट, ईच मिनट, 1 मिनट के अंदर। तो कितना भाग छन के आता है, तो आपको याद रखना है GFR होता है 125 ml पर मिनट। कितना होता है? 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर 125 ml दोनों किडनी से छन के आता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, GFR अपन इसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है, बोलो क्लियर हुआ इतना? GFR वाला फंडा। अगर 1 मिनट में 125 ml है तो 1 दिन में कितना? 1 डे। तो याद रखना 180 लीटर 1 दिन में कितना छनेगा भैया? 180 लीटर छनेगा। मैं इधर नोट कर रहा हूं, 1 दिन में कितना? 180 लीटर। अगर मान लो GFR की वैल्यू 180 लीटर आई है, अगर वो अब्जॉर्ब नहीं हुई, रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुआ उसका, तो भैया इंसान 1 दिन भी जिंदा नहीं रह पाएगा, फिर तो पूरा पानी बाहर, खत्म। लेकिन 180 लीटर में से 99% भाग जो होता है वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बचा हुआ जो 1% भाग है, 1% बोल दिया, 0.8% एग्जैक्ट होता है वैसे तो, लेकिन 1% मानते हैं आप लोग, जैसे कि 1.5 लीटर पर डे ये बॉडी से बाहर रिलीज होता है। लो भैया, पर डे बॉडी से बाहर निष्कासित यानी कि रिलीज होता है। तो 99% यानी ऐसे बोले कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम बार तो क्या हो गया? रीअब्जॉर्ब हो गया। बचा हुआ 1 से 1.5 लीटर जो भाग होता है 1 दिन का, याद रखना, पर डे का, वो बॉडी से बाहर अपन लोग एक्सक्रीट कर देते हैं, बॉडी से बाहर उसको रिलीज कर देते हैं यूरिन की फॉर्म में, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ वही टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो अपनी बॉडी को नहीं चाहिए, जो चाहिए होते हैं वो वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ये फर्स्ट प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की। अगर आपको पूछे कि यूरिन फॉर्मेशन या यूरिन निर्माण की प्रथम फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप कौन सी है, फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है, तो आपको याद रखना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस आपको याद रखना है, या फर्स्ट पहला चरण होता है यूरिन के निर्माण की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है।
तो ये सब कुछ अपन को आना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब जो फिल्टर हुआ पार्ट है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जी अब बोलते हैं, या फिर इसको नेफ्रिक फिल्ट्रेशन भी नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी बोलते हैं। तो ये सारा फंडा अपना क्लियर हो गया। अब इसके अंदर कुछ प्रेशर होते हैं जो वर्क करते हैं, इन्हीं प्रेशर्स के बदौलत ये छन के आता है, अपने आप नहीं छनता भैया। कौन कौन से प्रेशर इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन से इसका सपोर्ट करते हैं, कौन से प्रेशर इसको अपोज कर रहे हैं, जो इसके अगेंस्ट लग रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर अपन लोग देखते हैं और अच्छे से उनको समझते हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला रफ कर रहा हूं, इधर वाला। ध्यान से समझना। ये बॉमन कैप्सूल है, क्लियर हो गया, ओके। इससे पहले अपन लोग इसकी जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 3 फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू फिल्टर होके आता है, ताकि अपन को यहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो इससे पहले अपन वो मेम्ब्रेन और देख लेते हैं। तो ये डायग्राम तो चाहिए अपन को समझने के लिए, ठीक है। ये एफरेंट आर्ट्रियोल, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलस हो गया। एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, बॉमन कैप्सूल सॉरी, ध्यान से देखना। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करें, जहां से ब्लड प्लाज्मा छन के इस बॉमन कैप्सूल की कैविटी में आता है। तो 3 मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है? 3। फर्स्ट मेम्ब्रेन की बात करते हैं, समझते जाना डायग्राम से। पहली मेम्ब्रेन, ये जो ब्लड कैपिलरीज दिख रही है अपन को, ये पहली वाली है। इसकी एंडोथीलियम सेल, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम लेयर। पहली मेम्ब्रेन कौन सी है? ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम। सबसे पहली कौन सी है? ग्लोमेरुलस की एंडोथीलियम। सेकंड बात करते हैं, ये जो बॉमन कैप्सूल है, इसका जो विसरल वाली लेयर है, विसरल वाली, ठीक है। तो बॉमन कैप्सूल के इनर वॉल, बॉमन कैप्सूल की कौन सी है? ये इनर वॉल, जैसे कि ये वाली रही। मैं फिर से इसको मार्क कर रहा हूं। यहां पर प्रेजेंट होती है सेल, कौन सी भैया? जो मैंने आपको पहले बताया था, कौन सी? पोडोसाइट। और पोडोसाइट सेल होती है, वो प्रोजेक्शन बना के रखती है ऐसे, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रे। जो स्लिट पोर होती है उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? फेनेस्ट्रे। और ये टर्म्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और फेनेस्ट्रे टर्म्स आपको याद भी रखना है। थर्ड मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये एंडोथीलियम हो गई, ये इनर वॉल होगी बॉमन कैप्सूल की। इन दोनों के बीच में जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, इन दोनों के बीच में जो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ये इसको अपन क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। जो कहां पर प्रेजेंट होती है? इस ग्लोमेरुलस के एंडोथीलियम लेयर एंड बॉमन कैप्सूल की इनर वॉल के बीच के अंदर, ठीक है। ये जो होता है वो इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन लोग? बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आप लोग देखोगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि गैसेस एक्सचेंज होती है अपनी एल्वुलाई के अंदर, तो वहां पर भी एल्वुलाई की जो वॉल होगी, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम लेयर, तो वहां पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो डिफ्यूजन हो, जहां पे हो रहा है ना ब्लड, जो गैस एक्सचेंज हो रही है अपने एल्वुलाई के अंदर, वहां पर
ये लेयर जो फिल्ट्रेशन लेयर या फिर डिफ्यूजन लेयर होती है, जितनी थिन होती है, जितनी पतली होती है, फिल्ट्रेशन या फिर गैस एक्सचेंज बहुत ही इजीली होता है इसके अंदर। क्लियर हो गया इतना? ओके, तो ये 3 लेयर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब अपन जो पढ़ेंगे इसके अंदर प्रेशर के बारे में, तो वो भी अपन को समझ में आ जाएगा। तो ये तीनों लेयर अपन को याद रखने जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाती है। 3 है, कौन कौन सी? ग्लोमेरुलस के एंडोथेलियम इसकी, और बॉमन कैप्सूल के इंदर वॉल जिसके अंदर पोडोसाइट सेल फेनेस्ट्रेसलेट पोर प्रेजेंट होती है, और देन इन दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी होती है, अंतरकाशी संयोजी उत्तक की ये बनी होती है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं अपन लोग प्रेशर की। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? इफेक्टिव फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर समझना बहुत इजी है, समझोगे तो। ये बॉमन कैप्सूल है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आ रही है, सीधी सी बात है, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। समझना इसको अच्छे से। यहां पर इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर कम है, ठीक है। तो पहले बात तो ये कि यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा, यहां पर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा। कहां पर? ग्लोमेरुलस के अंदर। तो पहला जो प्रेशर लगेगा उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहां पे लग रहा है? डायमीटर ज्यादा है, डायमीटर कम है, तो यहां पर एक प्रेशर जनरेट होगा जिसके थ्रू क्या होगा, ये ब्लड प्लाज्मा फिल्टर होके कहां पे आने की कोशिश करेगा, और कहां पे आएगा तो आपको याद रखना है, ये आएगा बॉमन कैप्सूल की कैविटी के अंदर। तो पहला प्रेशर तो ये हो गया जिसका मैं यहां पे मेंशन भी कर रहा हूं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू अपन को याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है 70 mm ऑफ G, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो मैं एक इक्वेशन से बना देता हूं, ऊपर यहाँ पे नोट कर रहा हूं, साथ साथ ही समझते चलना। यहाँ पे दिख रहा होगा, इक्वेशन बना रहा हूं मैं। इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर इज इक्वल टू, ये इसके फेवर में कौन? GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है भैया, अब और दूसरा प्रेशर की बात करते हैं। दूसरा प्रेशर, अब आपको पता है, देखो हर चीज तो यहाँ पे फिल्टर होके नहीं आएगी, सीधी सी बात है। पहला पॉइंट तो ये जो फिल्टर हो गया वो ब्लड प्लाज्मा है, किसको छोड़कर? प्रोटीन को छोड़कर। तो यहाँ पर हर चीज फिल्टर नहीं हो रही है, और ये प्लाज्मा क्या है, सॉरी ये जो ब्लड क्या है, ब्लड है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसका खुद का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ऑब्वियस सी बात है भैया, सीधी सी बात है। तो यहां पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गए, बड़ी बड़ी जो प्रोटीन होती है, मेनली जो प्रोटीन होती है इसका एल्बुमिन का रोल होता है मेनली, तो ठीक है। लेकिन आपको वैसे भी याद रखना, जो प्रोटीन्स होती है वो क्या करती है, इसको फिल्टर होने के लिए रोकती है। मैं ग्रीन पेन से इसको मार्क कर रहा हूं। यहां पर जो प्रोटीन होती है लाइक एल्बुमिन वगैरह, जो बड़ी बड़ी प्रोटीन्स होती है, वो इसको फिल्टर होने से रोकती है, अपोज करती है, ठीक है। और वो कितना प्रेशर जनरेट करती है? पहली बात तो ये, इस प्रेशर का नाम क्या है, तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा। तो इस प्रेशर को अपन लोग बोलते हैं ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सेकंड वाला प्रेशर कौन सा है, याद रखना है आपको, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये क्या कर रहा है? इसका अपोज कर रहा है। तो मैं इस पे इधर मार्क कर रहा हूं, अपोज कर रहा है, इसको रोक रहा है। ये प्रेशर कितना होता है? तो ये आपको याद रखना, ये प्रेशर होता है 30 mm ऑफ Hg। कितना होता है ये प्रेशर? 30 mm ऑफ Hg। तो ये तो इसका फेवर में है, और ये क्या कर रहा है? इसका अपोज कर रहा है। कौन? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर।
इसके अपोज कर रहा है। कितनी वैल्यू इसकी, तो इसकी वैल्यू तो होगी 70 mm है जी, इसकी वैल्यू होगी 30 mm है जी। क्लियर हो गया। अब मान लो ये छन के कहां पे आ गया, यहां पर आ गया, बॉमन कैप्सूल की इस कैविटी के अंदर आ गया या फिल्टर होके, सीधी सी बात है। सपोज ये कैविटी फुलफिल हो गई है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये फ्लूइड भी इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सिंपल सी बात है भाई, बोलो। ये फ्लूइड भी इसकी वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा, ऑब्वियसली लगाएगा। तो ये इसका अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है। तो यहां पर भी एक प्रेशर जनरेट होता है। कौन लगा रहा है, ये बॉमन कैप्सूल वाला पार्ट लगा रहा है, ठीक है, कैप्सुलर पार्ट लगा रहा है। तो इसका प्रेशर का नाम क्या हो जाएगा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम इसका, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो थर्ड वाला प्रेशर कौन सा हो गया, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया। तो ये भी क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। तो ये दो तो अपोज करने वाले हो गए, कौन कौन सा, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू आपको याद रखना है, 20 mm ऑफ Hg। क्या वैल्यू इसकी, 20 mm ऑफ Hg। तो अब इसका इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर निकालते हैं। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर क्या होगा, ये कितना है, 70 mm Hg फेवर में इसके, ठीक है, माइनस ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 30 mm Hg, प्लस कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 20 mm ऑफ Hg। तो ये कितना हो गया, 50। तो 50, 70 में से 50 का कितना बचा भैया, 20 mm ऑफ Hg। और ये रेंज के अंदर होता है 10 से लेके 10 to mm ऑफ Hg, बट अपन को याद रखना 20 mm ऑफ Hg। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर कितना हो गया भैया, 20 mm ऑफ Hg होगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, और ये नेट या फिर इफेक्टिव फिल्ट्रेट प्रेशर है, ये भी आपको याद रखना है। समझ आ गया प्रेशर वाला फंडा। ऐसे कंफ्यूज रहते हैं ना बच्चे, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक फेवर में दो अपोज कर रहे हैं, ये इसके अगेंस्ट है, ठीक है, इसके विरुद्ध वर्क कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो ये समझ में आ गया। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो पहली जो प्रोसेस थी यूरिन फॉर्मेशन की, वो कंप्लीट हुई अपनी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर अपन ये देख लिया कि भैया कौन कौन से प्रेशर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब जो ब्लड प्लाज्मा है, जिसमें से प्रोटीन तो नहीं छनी, बाकी जो कंपोनेंट है वो छन के कहाँ पे आ गए, इस बॉमन कैप्सूल के अंदर। जैसे यहाँ पर आएंगे, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी अपन इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया। सेकेंड प्रोसेस कौन सी थी, अभी अपन ने देखा, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये पहली प्रोसेस कंप्लीट हुई, रफ कर दे इसको, ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे, लेकिन ये आपको समझते हुए याद करना है, इसको रटना नहीं है, ठीक है, समझना है इसको। लेकिन इसके जो टर्म्स है वो आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, किसको क्या बोलते हैं, ये तो अपन को याद करना ही पड़ेगा भैया। बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा, डोंट वरी। सेकेंड प्रोसेस की अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हिंदी में बोलते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण इसको हिंदी में बोलते हैं। ध्यान से देखना, जैसे मैंने बता दिया था 99% वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। देखो मेनली या अधिकांशतः जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, वो तो वापस से रीअब्जॉर्ब होते ही होते हैं, लेकिन अल्प मात्रा में, माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं लाइक यूरिया वगैरह, वो भी वापस से अवशोषित हो जाती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो अब्जॉर्प्शन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, वो भी पढ़ते हैं। पहला पैसिव रीअब्जॉर्प्शन,
और एक होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया? रीअब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ही लिख देते हैं, समझ तो गए आप। ठीक, पैसिव का मतलब क्या होता है समझना, मैं आपकी इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, काफी लोगों को पता भी है। पैसिव निष्क्रिय अवशोषण, और इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रिय अवशोषण। पैसिव का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, वो होता है पैसिवली। पैसिवली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, याद रखना है, ठीक है, ऊर्जा की यहाँ पर हानि नहीं होती, एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती। लेकिन जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है वो लोअर टू हाई की तरफ जाता है, क्या, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, या ऐसे बोल सकते हैं निम्न प्रवणता से उच्च प्रवणता की तरफ पदार्थों का गमन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, एटीपी के फॉर्म में यहां पर एनर्जी खर्च होती है। पैसिवली अब्जॉर्प्शन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट अब्जॉर्ब होते हैं, तो याद रखना मोस्ट ऑफ या मोस्टली वाटर, मोस्टली क्या होता है, वाटर, पानी होता है, कुछ आयंस, सम आयंस लाइक क्लोराइड वगैरह आयंस हो गए, ठीक है। एक्टिव अब्जॉर्प्शन की बात करते तो यहां पर आपको याद रखना पहला तो ग्लूकोज, पहला तो ग्लूकोज। सेकंड बात करते हैं अमीनो एसिड, सेकंड बात करते हैं अमीनो एसिड। थर्ड बात करते हैं विटामिन सी, क्या, विटामिन सी, एंड मेनली सोडियम आयन, सॉरी सोडियम +1, सोडियम आयन। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपको पता है कुछ मतलब कंडीशन के अंदर डीसीटी वाले पार्ट में भी होता है। ये जो पार्ट होता है मोस्टली H2O का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी वाले में होता है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जैसे सोडियम का अब्जॉर्प्शन भी डीसीटी वाले पार्ट में होता है, वाटर का भी डीसीटी वाले पार्ट में होता है, तो वो वहां पर एक्टिवली फॉर्म में होता है क्योंकि एक विशेष परिस्थिति के अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन अपन को ये याद रखना मोस्टली वाटर जो होता है वो पैसिव अब्जॉर्प्शन, कुछ आयंस हो गए क्लोराइड वगैरह उनका भी पैसिवली अब्जॉर्प्शन होता है, बट ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन सी एंड सोडियम आयन जो होते हैं उनका एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो अब अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया अब्जॉर्प्शन की बात, या एक्टिव या पैसिव अब्जॉर्प्शन दोनों अपन ने देख लिए थे। अब बात करते हैं कौन से पार्ट के अंदर किन किन का अब्जॉर्प्शन होता है, वो अपन लोग बात करते हैं। तो इसको रफ कर दें। तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर तो आपके माइंड में है ही है भैया, सीधी सी बात है, पहले पढ़ चुके नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अपन लोग, हल्की सी देख लेते हैं थोड़ी सी, यहां पे बना देते हैं। यह पेपर देख लो किसकी स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होगी, सिंपल से स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, देखो ये तो हो गया, इसका पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, ये वाला पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवलित नलिका इसको बोलते हैं। ये होता है हेर्नेस लूप, हेर्ने लूप। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी, और ये होती है कनेक्टिव ट्यूब्यूल संग्राहक नलिका। कौन कौन से पार्ट में किस किस का रीअब्जॉर्प्शन होता है वो अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संवलित नलिका। पीसीटी की बात करें तो सबसे पहले देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं वहां पे यहां पर मैं सारे पॉइंट आपको बता रहा हूं। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम आयन,
इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है। किस किस का? ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सोडियम। कुछ बुक में नहीं दे रखा सोडियम के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन को पढ़ना है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, 100% रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम लोग, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स को हिंदी में बोलते हैं विद्युत अपघट्य। इनका 70 to 80% भाग रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ये भी मैं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना? ओके। और कुछ आयंस जैसे आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे क्लोराइड आयन वगैरह हो गया, सोडियम वगैरह है, पोटेशियम वगैरह, इन आयंस का भी यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। इन आयन का भी यहाँ पर वापस से पुनः अवशोषण होता है। लेकिन ये दो चीजें आपको 100% याद होनी चाहिए पीसीटी वाले पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन को लेकर। बोलो क्लियर हुआ इतना? एक काम करते हैं, साथ ही साथ सिक्रेशन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा है नहीं उसके अंदर। ठीक है, सिक्रेशन भी साथ साथ पढ़ ले क्या? इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, सिक्रेशन भी साथ साथ पढ़ लेते हैं, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे या अलग पढ़े उसको। सिक्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन है और सिक्रेशन। सिक्रेशन या स्त्रावन, ध्यान से देखना, सिक्रेशन के बारे में यहां पे लिख रहा हूं। क्या क्या चीज वापस से इसके अंदर सिक्रेट की जाती है, ध्यान से देखना। ये वाला एरो बाहर निकलने का है, ठीक है, ये वाला एरो इसके अंदर सिक्रेशन का है। कौन कौन से आयन? पहले बात करते हैं अमोनिया आयन, NH3 आयन, अमोनिया, याद रखना अमोनिया सिक्रेट होती है इसके अंदर। H+ आयन, H+ आयन, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, और भी होते हैं क्रिएटिनिन, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड हिप्यूरिक एसिड, ये भी वापस से सिक्रेट की जाती है पीसीटी वाले पार्ट में। तो ये दो चीज अपन ने देखा। अब एस्क्रेट रीअब्जॉर्प्शन के अंदर एक और रह गया, क्या? बाइकार्बोनेट आयन, HCO3-, इसका 90% भाग वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। किसका? HCO3- का 90% भाग इसी वाले पार्ट में। तो बाइकार्बोनेट, ये तो 3 पॉइंट तो हो गए भैया किसके? रीअब्जॉर्प्शन के। ये किसका हो गया? सिक्रेशन का हो गया। सिंपल एकदम से। देखो पॉइंट आपको बना के याद रखने हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम आयन, 100% रीअब्जॉर्प्शन। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो ये 70 से लेके 80% तक रीअब्जॉर्ब होते हैं। और सिक्रेशन की, अच्छा ये बाइकार्बोनेट की बात करें तो 90% इसका अब्जॉर्प्शन होता है। अगर सिक्रेशन की बात करें तो वापस से इस ट्यूब पार्ट के अंदर कौन कौन से सब्सटेंस, कौन कौन से आयन यहाँ पर इसके अंदर सिक्रेट किए हुए हैं, तो लाइक अमोनिया, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड वगैरह इसके अंदर वापस से एक्सक्रीट कर देते हैं, सॉरी सिक्रेशन कर देते हैं, इसका स्त्रावन कर देते हैं। इतना फंडा क्लियर हुआ? ओके, तो पीसीटी वाला अपना कवर हो गया, इसको रफ कर दें। अब चलते हैं अपन लोग लूप ऑफ हेनले। भैया लूप ऑफ हेनले का तो कहना है क्या? अच्छा इसके अंदर एक चीज नहीं बताई, वैसे तो मैंने पहले आपको बता दी थी। पीसीटी वाले पार्ट में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी वाले पार्ट में क्या होता है? मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड बात कर रहे थे अपन लोग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले
दो इसकी भुजा है, दो लिम्स है, ये वाली तो डिसेंडिंग, ये वाली असेंडिंग, इसको अवरोही, इसको आरोही। तो लिख देते हैं। एक तो होता है डिसेंडिंग, जिसको क्या बोलते हैं, अवरोही भुजा। एक होता है असेंडिंग, इसको बोलते हैं अपन लोग आरोही भुजा। अवरोही एंड आरोही भुजा की बात करते हैं। ध्यान से देखना, लूप ऑफ हेनले के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो इसके अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्या? मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन इसके अंदर होता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये अपन को याद रखना है, यहां पर भी कहीं ना कहीं मेंशन कर दे। मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? लूप ऑफ हेनले। मैक्सिमम कहां होता है? पीसीटी। अवरोही भुजा आरोही भुजा की बात करते हैं, ये वाला पोर्शन कौन सा? डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। डिसेंडिंग की बात करते हैं तो ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। किसके लिए? वाटर के लिए परमिएबल होता है। और जो असेंडिंग वाली लिम्ब है वो किसके लिए होता है? सॉल्ट के लिए। सॉल्ट यानी कि NaCl वगैरह हो गया, यूरिया वगैरह हो गया, इनके लिए ये परमिएबल होता है। तो मैं NaCl लिख दूं इसके ब्रैकेट में। इतना क्लियर हो गया? तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन सी भुजा में होता है? अवरोही भुजा में। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कौन सी में होता है? अवरोही भुजा के अंदर होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि भैया असेंडिंग डिसेंडिंग में से कौन सी इसकी भुजा है जो जल के लिए पारगम्य है, बाकी लवण के लिए अपारगम्य है। तो आपको याद रखना है जो अवरोही भुजा होती है वो वाटर के लिए परमिएबल होती है, ठीक है, बाकी सॉल्ट के लिए वो इम्परमिएबल होती है। तो ये आपको याद रखना है, सीधी सी बात है। देन अपन लोग बात करेंगे इसके असेंडिंग यानी कि आरोही भुजा की। तो आरोही भुजा पूछ ले कि किसके लिए पारगम्य है, किसके लिए अपारगम्य है। तो याद रखना लवण यानी कि NaCl के लिए तो ये पारगम्य है आरोही भुजा, बट ये जल के लिए अपारगम्य है। सिंपल सी बात है। और इसके अंदर मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड कौन सी है भैया बता दो? थर्ड है DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दूरस्थ सम्मिलित नलिका। देखो DCT की बात करें तो इसके अंदर भी कुछ आयंस वगैरह रीअब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, वाटर तो होता ही होता है। वाटर होता है। वाटर कौन सी कंडीशन में होता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। ADH हार्मोन की जब मात्रा बढ़ जाती है अपनी बॉडी के अंदर, तब जाकर इसका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है DCT वाले पार्ट के अंदर, जो कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। याद रखना, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। बोलो आप, है ना? उसके बाद वाटर तो होता ही होता है। उसके बाद बात करते हैं अपन लोग सोडियम आयन की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लोराइड आयन हो गया, ओके, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे DCT वाले पार्ट में। और बात करें अपन लोग बाइकार्बोनेट HCO3- का 10% वापस से रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? DCT वाले पार्ट में। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ भैया, DCT वाले पार्ट के अंदर 10% HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, हो गया। अच्छा, सोडियम का 100% रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता भैया, मैक्सिमम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, सोडियम का, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, सोडियम का मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है PCT वाले पार्ट में। DCT वाले में बिल्कुल होता है, सही है। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है कब? विशेष परिस्थिति में, स्पेशल कंडीशन के अंदर। जब मान लो अपने बॉडी के अंदर वाटर लो, बॉडी के अंदर पानी है ही नहीं, बहुत कम पानी है, तो उस कंडीशन के अंदर ADH हार्मोन क्या हो जाएगा? बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। जब ADH हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ये वाटर यानी कि DCT से पानी और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो वहां पे 100% नहीं आएगा, ये थोड़ा मेंशन कर लो आप, ठीक है। ये वाला 100% आएगा। एक बुक के अंदर दे रखा था लेकिन वो रॉन्ग है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो DCT वाले पार्ट के अंदर मैक्सिमम वाटर हो गया, स्पेशल कंडीशन के अंदर सोडियम आयन हो गया, स्पेशल कंडीशन के क्लोराइड आयन वगैरह। साथ ही साथ याद रखना बाइकार्बोनेट आयन कितना? 10% रीअब्जॉर्ब होता है। कहां पर? DCT वाले पार्ट के अंदर। DCT वाले पार्ट के अंदर। अब बात कर लेते हैं भैया सिक्रेशन की DCT वाले में। तो सिक्रेशन की बात करें अपन लोग, देखो सिक्रेशन की बात करते हैं अपन लोग, तो क्या क्या चीज? वही जो PCT वाले में, लाइक हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, पोटेशियम आयन। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखो बाइकार्बोनेट आयन और ये हाइड्रोजन अमोनिया वगैरह,
ठीक है। ये तो इनका तो सिक्रेशन हो रहा है और इनका अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये दोनों आयन मिलकर अपने बॉडी की पीएच को मेंटेन करते हैं, पीएच को बनाए रखते हैं। ये एनसीईआरटी में लाइन है। दूसरी बात ये ऑस्मोरिलिटी को बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है। प्रासरणता को ये नियमित यानी कि मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर। प्रासरणता चेंज नहीं हो, प्रासरण इसकी चेंज नहीं हो। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो ये मेजर रोल होता है। कौन कौन से करता है? बाइकार्बोनेट एंड H+, पोटेशियम आयन वगैरह, ये अपनी बॉडी की पीएच को मेंटेन करके रखते हैं। तो सिक्रेशन के अंदर आ गया H+, अमोनिया, पोटेशियम आयन एंड यहाँ पर डाइज वगैरह, बिल्कुल डाई वगैरह हो गया। डाई अपन को याद रखना है, ठीक है, डाई वगैरह हो गया। हिप्यूरिक एसिड भी यहाँ पर, हिप्यूरिक एसिड भी यहाँ पर वापस से सिक्रेट कर दिया जाता है। ड्रग्स वगैरह, औषधि जिसको क्या बोलते हैं, ड्रग्स यानी औषधि, ये भी DCT वाले पार्ट के अंदर वापस से सिक्रेट कर दी जाती है। सिंपल सी बात है। क्लियर हो गया इतना? अब्जॉर्ब वाले पार्ट आपको याद रखना, साथ साथ सिक्रेशन वाले पार्ट भी अपन को याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिव डक्ट। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कनेक्टिव डक्ट में कुछ खास है नहीं। कनेक्टिव डक्ट के अंदर वाटर माइन्यूट क्वांटिटी में, बहुत कम मात्रा के अंदर यूरिया क्यों भाई? ध्यान से देखना, ये इतना हिस्सा नीचे वाला तो हो गया मेडुला, ऊपर वाला कॉर्टेक्स के अंदर है। तो मेडुला के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी प्रासरणता को बनाए रखने के लिए छोटी सी लिस्ट अमाउंट के अंदर यूरिया वापस से अब्जॉर्ब कर ली जाती है, यूरिया वापस से अब्जॉर्ब कर ली जाती है। सॉल्ट वगैरह भी होता है यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ओके। तो ये सारी बातें हो गई किसकी? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन की। तो सिंपल फॉर्म के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। अगर अब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको ये कंप्लीट पोर्शन समझ में आ जाएगा। कौन सा? यूरिन फॉर्मेशन वाला, ठीक है। तो ये आप मेंशन कर लेना, ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड है जो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोडियम यहाँ पर मेनली, मैक्सिमम सोडियम यहाँ पर होता है, बट कुछ सोडियम के जो आयंस होते हैं वो एक विशेष परिस्थिति के अंदर, स्पेशल कंडीशन के अंदर एडीएच हार्मोन के कारण DCT वाले पार्ट में भी इनका अब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर हुआ भाई? सिंपल सी चीज़ है। तो आज अपन का ठीक ठाक पोर्शन हो गया है। वैसे तो अपन लोगों ने देख लिया, ऑर्निथिन साइकिल वगैरह देखा था। पहले तो ये देखा था कि अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर ये देखा अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, साइकिल कौन सा है। उसके बाद यूरिन फॉर्मेशन जिसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन अपन ने देखा, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन दोनों पार्ट अपन एक साथ देख लिया था। अब अपना ये वाला इतना पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी के लाइन के अंदर, वहाँ पर आप उसको अंडरलाइन करते रहो ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाए। तो ये थोड़ा सा मेंशन आपको करना है। इतना क्लियर हो गया? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है भैया, सीधी सी बात है। पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, और नहीं होना चाहिए। देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है ना। गवर्नमेंट खुद चला के तो ऐसा नहीं सोचेगी कि यार बच्चों को ये बीमारी हो, सीधी सी बात है। तो वो बहुत से इंतजाम करेंगी, सिंपल सी बात है। तो अगर इतने सारे इंतजाम अगर वो करना चाहेगी, लाइक वो सैनिटाइज भी करेगी बच्चों को, जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर भी सफाई करेगी, सैनिटाइज करेगी सब चीज़ों को, ठीक है। मास्क वगैरह सब चीज़ तो अलाउ करना है। सिंपल सी बात है यार, एग्ज़ाम लग जाना चाहिए। अगर एग्ज़ाम नहीं लगा तो फिर बच्चों का डिमोटिवेट हो जाएगी, सीधी सी बात है। बहुत दिन हो गए उनको पढ़ते हुए, और इन दिनों सच्ची बताऊँ तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो लेकिन हमको तो पढ़ना है, सीधी सी बात है। और ये जो बैच चल रहा है वो जो नीट 2021 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है, और जो 2020 में अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। डेट जब वीडियो अपलोड होता है उसके 5-10 मिनट बाद ही वहाँ पर PDF के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं बच्चों को। तो तब तक लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। और सेकंड थिंग ये कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।